वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा छठी। बेटा आपके बुक वर्क में समास का टॉपिक आ रहा है, ठीक है। इसके कभी एक भेद आता है, कभी दूसरा भेद आता है। ये टॉपिक आपने पहले किया नहीं है, ये आपके लिए एक नया टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम समास को समझेंगे कि समास है क्या, ठीक है। किस तरह उनका विग्रह किया जाता है। विग्रह मतलब कैसे उनको तोड़कर लिखा जाता है और कैसे उनको संपूर्ण लिखा जाता है, समस्त लिखा जाता है। ओके, आप देखिए स्क्रीन पे देख रहे होंगे बेटा, एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है। उसको मैं रीड करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उसमें जो ब्लू कलर में जो हाईलाइट किए हैं शब्द, उनकी तरफ थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा। ओके, अब मैं रीड कर रही हूँ, लिसन। आज गणतंत्र दिवस है। इस दिन राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं। राष्ट्रपति परेड की सलामी लेते हैं। घुड़सवार सैनिक भी इसमें शामिल होते हैं। राजपथ से परेड आरंभ होती है और लाल किले पर समाप्त होती है। इस अवसर पर हर व्यक्ति के मन में देशभक्ति की भावना होती है। अब देखिए, अब जो नीचे लिखी लाइनें वो मैं रीड कर रही हूँ। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में सभी रंगीन शब्द संक्षिप्त कर लिखे गए हैं। देखिए, ये जो रंगीन शब्द है, रंगीन शब्द कौन कौन से थे? राष्ट्रपति, घुड़सवार, लाल किला, देशभक्ति। इनको संक्षिप्त करके लिखा गया है। अब यहाँ लिखा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र का पति, मतलब राष्ट्र को संभालने वाला। घुड़सवार, घुड़ घोड़ा, सवार जो उसके ऊपर बैठा है, घोड़े पर सवार। लाल किला, लाल है जो किला, मतलब वो किला जो लाल है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है। देश के लिए भक्ति, हमारी जो भक्ति है वो किसके लिए है? देश के लिए। अब शब्दों को संक्षिप्त कर लिखना समास कहलाता है। अब शब्दों को जब हमने संक्षिप्त करके लिख दिया, उसे समास कहते हैं, ठीक है बेटा। समास की डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा दी गई है कि शब्दों के समूह को संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। शब्दों के समूह को संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ये जो हमारे पास पद शब्द है, इसको हमने संक्षिप्त करके लिखा, ठीक है। नया पद बन गया, नया शब्द बन गया, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये जो बेटा, जैसे राष्ट्रपति, घुड़सवार, लाल किला, देशभक्ति, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एक शब्द आया है, इसको समस्त पद कहते हैं समास में। समस्त पद मतलब जो पूरा ही शब्द है हमारे पास, उसको कहते हैं समस्त पद। लेकिन जब समस्त पद को हमने अलग अलग किया, तो जब हम इसको अलग करते हैं तो इसको विग्रह बोलते हैं। विग्रह मतलब तोड़कर लिखना, खोलकर लिखना, ठीक है। तो हमने इसको तोड़कर लिखा था, इसका विग्रह किया। एक शब्द है जिसको समस्त पद कहते हैं, जो पूरा है। समस्त पद का जब हमने खोलकर लिखा, तोड़कर लिखा, तो उसको समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समास विग्रह। क्या कहते हैं? समास विग्रह, ठीक है। अब आगे देखिए, समास प्रक्रिया से बने शब्दों को, समास प्रक्रिया से बने शब्दों को क्या कहते हैं? समस्त पद। ये जो है इसको समस्त पद बोलेंगे, ओके बेटा। इन समस्त पदों को यस, अब देखिए बेटा, ये आपको पता लगा, इसको समस्त पद कहते हैं। जब इसको खोलकर हमने लिखा तो इसे समास विग्रह कहते हैं, मतलब कि शब्दों को तोड़कर खोलकर लिखना, उसे समास विग्रह कहते हैं, ठीक है। पहले की स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे चौराहा,
जैसे चौराहा अर्थात चार रास्तों का समूह। चौराहा इसका विग्रह किया है चार रास्तों का समूह। अब आगे देखिए, ये थोड़ा बेटा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है, सुनना पड़ेगा ध्यान से। अब समस्त पद में दो पद होते हैं। समस्त पद कौन सा है? जैसे ये है चौराहा है, ये जो हमारे पास है ये सभी क्या थे? समस्त पद थे। ओके, समस्त पद में दो पद होते हैं, ठीक है, दो पद। मतलब ये जो चौराहा बना है ये दो पदों से, दो शब्दों से जुड़कर बना है, उनको पद कहते हैं। दो पद कौन से होते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। पहले पद को पूर्व पद, जो पहला पद है, पहला कौन सा है? ये है पहला जो है उसे पूर्व पद कहते हैं, तो दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। मतलब पहला जो शब्द होगा जिसका मीनिंग होगा उसको पूर्व पद, और दूसरा जो शब्द होगा जो मीनिंगफुल होगा उसको उत्तर पद कहते हैं, ठीक है। जैसे चौराहा, चार राहों, चौ से बन गया चार, राह बन गया राहों, चार राहों का समूह। अब यहाँ पे भी आपको अच्छे से बताया गया है, यहाँ चौ पूर्व पद है, यहाँ चौ पूर्व पद है, तथा राह उत्तर पद है, राह उत्तर पद है। विद्या के लिए आल्य, अब उन्होंने और उदाहरण दिए, देखिए ध्यान से। विद्या के लिए आल्य तथा रसोई के लिए घर शब्द समूह है, यानी समास विग्रह है, समास विग्रह है। यहाँ विद्यालय तथा रसोई घर का विग्रह किया गया है। विद्यालय का विग्रह किया है विद्यालय के लिए आल्य, और रसोई घर का विग्रह है रसोई के लिए घर, ठीक है। विग्रह होता है इनको खोलकर लिखना। अब यह है समास विग्रह की परिभाषा। समस्त पदों को अलग अलग करना तथा उनके आपसी संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। इस प्रकार समस्त पद और समास विग्रह समास की दो प्रक्रियाएं हैं। मतलब कि समास में दो तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, दो तरह के कार्य होते हैं। पहला कार्य है समस्त पद, मतलब कि जो हमारे पास शब्द है। दूसरा है समास विग्रह। समास विग्रह मतलब उस शब्द को, जैसे रसोई घर है, ये समास है, समस्त पद है ये, ठीक है, और इसका विग्रह कर दिया, रसोई के लिए घर बना दिए, तो इसका विग्रह हो गया। मतलब कि समास में ये दो प्रक्रियाएं होती हैं। अगर हमें विग्रह दिया है तो हमने समास बनाना है, समस्त पद बनाना है, और हमने अगर हमें समस्त पद दिया है तो हमने उसका विग्रह करना है। बस हमें समास में ये दो प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। बेटा जिस तरह आपने सर्वनाम संज्ञा, सर्वनाम विशेषण, इन सब में क्या है, इनके भेद देखे हैं ना, इनके भेद होते हैं, वैसे ही ये जो हमारा समास है इसके भी भेद होते हैं। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, समास के निम्नलिखित 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, ठीक है। नंबर 1, तत्पुरुष। क्या लिखा है? तत्पुरुष समास। नंबर 2 है द्वंद्व समास। द्वंद्व, द्वंद्व ऊपर बिंदी लगी है और दोनों दो जो है आधे हैं, द्वंद्व समास। नंबर 3 है द्विगु समास। नंबर 3 है द्विगु समास। नंबर 4 कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। ठीक है बेटा, आज हम सिर्फ तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि टॉपिक लंबा है, आप सारा कुछ एक बार में पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ 1, 2 और 3 तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु समास के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं तत्पुरुष के बारे में पढ़ना। देखिए बेटा, तत्पुरुष समास के ये उदाहरण है। उदाहरण इन द सेंस की जब इनको तोड़ा गया है तो ये
पुरुष बन गए। कैसे? एक शब्द दिया गया है, ऐसे शब्द आपकी जो बुक है बेटा उसमें बुक वर्क में भी दिए गए थे, ठीक है, वहां ऊपर ये लिखा गया था ऐसे। देखिए राजपुत्र, एक हमारे पास शब्द दिया है, उसको समस्त शब्द बोलते हैं, वो है राजपुत्र। क्या है? राजपुत्र। अब मैंने आपको बताया बेटा जो समस्त पद होता है उसके दो पद होते हैं, पूरब और उत्तर। अब राजपुत्र में दो पद कौन से हैं? पहला पूर्व पद कौन है? राजा, और उत्तर पद कौन है? पुत्र। ये जस्ट आपको समझाने के लिए बताया गया है, ठीक है। राजा पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। अब समास का विग्रह किया है, इसको तोड़कर लिखा है। अब पुत्र किसका है? राजा का। तो राजा का पुत्र, मतलब पुत्र ने किसका सहारा लिया? राजा का। पुत्र ने अपनी पहचान बताने के लिए किसका सहारा लिया? राजा का। तो राजा का पुत्र। अब देखिए घुड़सवार, पहला पद है घुड़ मतलब घोड़ा, सवार मतलब सवार। अब घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार मतलब सवार जो है घोड़े पर बैठा है, ठीक है, तो घोड़े पर सवार। थर्ड है गुणहीन, गुण पूर्व पद, हीन जो है उत्तर पद। गुणहीन, हीन कौन है? गुण, गुण से हीन मतलब जिसमें नहीं है क्या? गुण। जेब खर्च, जेब मतलब पॉकेट होती है बेटा, खर्च मतलब खर्चना, तो खर्चना किसके, खर्च किसके लिए? जेब के लिए, ठीक है। जेब के लिए खर्च मतलब वो आपकी पॉकेट में पैसे हैं, किसके लिए? आपके खर्चने के लिए, तो वो किस में डाले हमने? जेब में, जेब के लिए खर्च। अब बेटा इसके बारे में जो हमारा तत्पुरुष समास है उसके बारे में हमें बताया गया है। देखिए बेटा जब हमारे पास ऐसे शब्द आते हैं, समस्त पद आएंगे, जब हम उनका विग्रह करेंगे और इनका यूज करेंगे, ये जो विभक्तियां हैं इनका जब प्रयोग करेंगे, विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो जब हम लिखेंगे राजा का पुत्र, तो हमें यहाँ पे बताना होगा ये कौन सा समास है। का प्रयोग हुआ तो कौन सा समास हुआ? ये तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी आगे छोटे छोटे भेद हैं, लेकिन उनको हमने भेद नहीं है, वो सिर्फ कारक में आपने विभक्तियां पढ़ी हैं, सिर्फ विभक्तियों का प्रयोग किया गया है, ठीक है बेटा। आगे देखिए, आपने देखा कि समास विग्रह में आए का, पर, से, के लिए। अब ये क्या है? का प्रयोग हुआ। दूसरे नंबर पर है पर, ये भी पर का प्रयोग हुआ। से, के लिए इनका प्रयोग हुआ। ये क्या है? परसर्ग होते हैं मतलब हेल्पिंग वर्ब, विभक्तियों को दो अलग अलग शब्दों के बीच में उनको जोड़ने के लिए जिनका प्रयोग होता है। मतलब समस्त पद बनाते समय हटा दिए गए हैं। जब समस्त पद बनाया है हमने तो इनको हमने हटा दिया है। गुण से हीन, तो हमने इसका समस्त पद क्या बनाया? गुणहीन, तो हमने इसको हटा दिया, यहाँ पे से का प्रयोग नहीं है, इसको हटा दिया। अब पुत्र, सवार, हीन तथा खर्च, अब ये दिया उत्तर पद वाले ये सारे शब्द लिखे हैं। उत्तर पदों के लिए ही मतलब इनके लिए किसका प्रयोग किया हमने? किसका सहारा लिया? उत्तर के लिए राजा का, सवार के लिए घोड़े का, हीन के लिए गुण का और खर्च के लिए जेब का। यहाँ लिखा है जेब, ये सभी जो है पूर्व पदों का हमने प्रयोग किया, इनका सहारा लिया। तो जब हमने इनका प्रयोग किया तो यहाँ उत्तर पद प्रधान है, मतलब सबसे पहले बात किसकी हुई? उत्तर पद की, ठीक है। उत्तर पद ने सहारा लिया पूर्व पद का। जब जिस चीज का सहारा लिया वो बाद में, मतलब वो प्रधान नहीं, जिस चीज ने सहारा लिया वो प्रधान है। प्रधान मतलब वो पहले आती है, ठीक है। अतः तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन विभक्ति चिन्हों के अतिरिक्त 6 विभक्ति चिन्हों का प्रयोग समास विग्रह के समय किया जाता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है बेटा? आपने कारक पढ़े हैं, कारक में सबसे पहले आता है कर्ता, कर्ता कारक आता है ना, और लास्ट में कौन सा आता है? संबोधन। कर्ता ने, कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति है? ने विभक्ति नहीं आती है। संबोधन के लिए कौन सी विभक्ति होती है? हे अरे वाली विभक्ति भी इसमें प्रयोग नहीं होती है। और बाकी की जो विभक्तियां हैं, 6 विभक्तियां रहेगी, वो सभी तत्पुरुष समास में प्रयोग होती हैं, ठीक है।
का, पर, से, के लिए, का, के, की, में, पर, ये सभी इसमें प्रयोग होती हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको तत्पुरुष समास इतना समझ में आया होगा। अब देखिए तत्पुरुष समास की परिभाषा। जिन समस्त पदों में, यहाँ लिखा है जिन समस्त पदों में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब ये उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब ये पहले इसने प्रयोग किया, इनका सहारा लिया इनका। तो किसने सहारा लिया? उत्तर पद ने, तो उत्तर पद प्रधान हो गया। उत्तर पद प्रधान होता है तथा समस्त पद बनाते हुए, मतलब कि जब समस्त पद हम बनाते हैं विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप, मतलब वो छुप जाते हैं। ये जो विभक्ति चिन्ह है उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। ठीक है, इनके और भी उदाहरण है, ध्यान से देखिए। ये देखिए, जैसे इन्होंने हमें और उदाहरण दिए, देखिए अकाल पीड़ित, ये तत्पुरुष समास के ही उदाहरण है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित किससे है? अकाल। ठीक है, भूख से, प्यास से। ठीक है, पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। अब आलय मतलब घर, मंदिर, किसके लिए है? पुस्तकों के लिए। लाइब्रेरी किसके लिए है? पुस्तकों के लिए। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, दौड़ किसकी? घोड़ों की। अब यहाँ पे हो रहा है ना बेटा ये उत्तर पद प्रधान। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, प्रवेश कहाँ करना है? गृह में। वन गमन, वन को जाना, गमन होता है जाना, जाना कहाँ पे? वन को। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भ्रष्ट कहाँ से? पथ से, अपने रास्ते से भ्रष्ट, जिसको अपना रास्ता ना पता हो। ठीक है, ये सभी उदाहरण किसके थे बेटा? तत्पुरुष समास के। अब देखो इन सभी में 6 की 6 विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। से, के लिए, की, में, को और से। ये 6 की 6 जो विभक्तियां हैं ये किस में आती हैं? तत्पुरुष समास में। ठीक है, तत्पुरुष समास आपको समझ आ गया। आपको कारक की 6 विभक्तियां समझ आ गई, कर्ता और संबोधन को छोड़ के 6 विभक्तियां समझ आ गई कि कहाँ पे इनका प्रयोग करना है, तब आपको तत्पुरुष समास समझ आएगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। बहुत इजी है द्वंद्व समास, बहुत ज्यादा। जिस तरह इसमें ऊपर एक बिंदी लगी है वैसे ही जब इसका विग्रह होता है, इसका समस्त पद आता है तो बीच में डैश की लाइन होती है, जिसको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। ठीक है बेटा, अब ये देखिए समस्त पद, हर समास में समस्त पद और समास विग्रह होगा ही होगा, क्योंकि ये 2 प्रक्रियाएं चलती ही चलती हैं। अब इसका समस्त पद क्या है? पहला खट्टा मीठा, इसका पूर्व पद क्या है? खट्टा, उत्तर पद है मीठा। खट्टा और मीठा, इसका विग्रह क्या है? खट्टा और मीठा। अब देखिए इसको पहचानना बहुत इजी है। जब ऐसे शब्द आते हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा हो, मतलब कि वो कौन से समास हैं? द्वंद्व समास। और उनके बीच में क्या लगेगा? और, एवं या अथवा या इन चारों चीजों का प्रयोग होता है द्वंद्व समास में, जब हम विग्रह करते हैं। और समास समस्त पद का तो हमें ऐसे पता लग जाता है। ठीक है, बहुत इजी। जैसे भाई बहन, भाई और बहन। सुख दुख, सुख और दुख। रात दिन, रात एवं दिन। अपना पराया, अपना अथवा पराया। आज कल, आज या कल। ठीक है, बहुत इजी है ये। अब इसके जो परिभाषा है इसको कैसे समझा जाता है, ये देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि समस्त पदों में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हैं। ठीक है, इन समस्त पदों का विग्रह करने पर और, एवं, अथवा या लगते हैं। जब हम इनका विग्रह करते हैं द्वंद्व समास में तो इन चीजों का प्रयोग होता है, पर, एवं, या, तथा, अथवा या तथा का। ठीक है, द्वंद्व का अर्थ है मतभेद, लड़ाई होना। द्वंद्व का क्या मीनिंग है? मतभेद या लड़ाई। जहां पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में मतभेद हो, अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, दोनों एक दूसरे से क्या हो? विपरीत हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्योंकि जब लड़ाई होती है कि दो पक्षों के बीच में, तो दोनों पक्ष, लड़ाई इसलिए होती है कि दोनों पक्षों की सोचें नहीं मिलती, वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, इसलिए लड़ाई होती है। इसलिए जो हमारा द्वंद्व समास में, इसमें पहले से ही बीच में हमें पहचानने के लिए क्या लगाया जाता है? योजक चिन्ह। अब इसकी परिभाषा क्या है? ध्यान से सुनिए। जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हो,
दोनों पद प्रधान है इसमें, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, क्योंकि दोनों के अलग अलग मीनिंग है, विपरीत विपरीत मीनिंग है। ठीक है, दोनों ने किसी का भी सहारा नहीं लिया, दोनों ही अपनी पावर दिखा रहे हैं। तो दोनों पद प्रधान हो, दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या आदि लगे, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो बेटा, बहुत इजी है। अब आगे हम करते हैं द्विगु समास, मतलब थर्ड समास। ठीक है, ये इन्होंने द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दे रखे हैं और। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। देखिए, द्विगु समास के उदाहरणों से क्या क्या हमें समझ में आएगा। पहले देखिए, पहले लिखा चौमासा। चौ का मीनिंग आपने पढ़ लिया, क्योंकि ये हिंदी की, जो हमारे मेन हिंदी है उसकी संस्कृत या हाँ जी संस्कृत नहीं, हिंदी की जो हमारी गिनती है उसमें आते हैं चौ, त्रि, नव, शत। ठीक है, संस्कृत में भी आते हैं ये सब। अब यहाँ लिखा है चौमासा, चौ से 4, मासा से मास, मास मतलब महीना। अब यहाँ लिखा है त्रिनेत्र, त्रि मतलब 3, नेत्र मतलब आंखें, आपको पता है तो यहाँ नेत्र ही लिखा है, लेकिन नव मतलब 9, रत्न मतलब रतन। शतावधि, शतावधि, अब शत लग गया है इसमें, शत मतलब 100 और अवध मतलब वर्ष। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने विग्रह किया है इसका। चौमासा को इन्होंने लिखा है 4 मासों का समूह, मास मतलब महीने, 4 महीनों का समूह। 4 महीनों को हमने एक साथ बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? चौमासा से लॉकडाउन लगा है। ठीक है, हम बोलेंगे त्रिनेत्र, नेत्र, 3 नेत्रों का समाहार। 3 नेत्र एक साथ हैं जिसके, कौन है वो? शिव शंकर। नवरत्न, 9 रत्न, 9 रत्नों का समूह। शतावधि, 100 अवध मतलब वर्ष, 100 वर्षों का समूह। ठीक है, ओके बेटा। अब इसको बेटा पहचानना, हाँ जी बेटा, मैंने ये कहा कि इसको पहचानना बहुत ही इजी है। किसे? द्विगु समास को। क्यों? क्योंकि बेटा इसके उपयुक्त समस्त पदों में, अब मैं आगे रीड कर रही हूँ, उपयुक्त समस्त पदों में हमने देखा कि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण है। पूर्व, अब विशेषण आपको मैंने बताया हुआ है, संख्या, यहाँ लिखा है संख्यावाची विशेषण। कौन है? पूर्व पद। और समस्त पद समूह का बोध करा रहा है। ठीक है, अब समस्त पद का, ठीक है, जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक है। संख्यावाचक मतलब इसमें संख्या दी गई है। चौ मतलब 4, त्रि मतलब 3, नव मतलब 9, शत मतलब 100। तो यहाँ संख्या का क्या किया गया है? संख्या इन्होंने बताई गई है। तो हमें ये देखना है कि जिसका पूर्व पद संख्यावाची होगा वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। कौन सा समास होगा? द्विगु समास। ठीक है, और जो दूसरा पद है वो समूह का बोध करवा रहा है। तो ये पूरा जो समस्त पद है हमें समूह का बोध करवा रहा है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? जिन समस्त पदों में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, इसकी पहचान है कि जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, मतलब कि जिसमें संख्या का प्रयोग किया गया हो, संख्या बताता हो, उस और समस्त पद समूह का बोध कराए। समस्त पद मतलब कि जिसका पूर्व पद संख्या हो और जब तो संख्या आगे जुड़ जाए तो समस्त पद जो है समूह का बोध करवाए। जैसे कि इसका विग्रह हुआ है ना, 4 मासों का समूह, समूह का बोध कराए, उन्हें द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? द्विगु। जिसमें हमें संख्या पता लग जाए वो कौन सा समास है? द्विगु। लेकिन संख्या कहाँ होनी चाहिए? पूर्व पद में, पहले वाले पद में। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, उनको देखेंगे हम। जैसे त्रिलोक, त्रि मतलब 3, लोक मतलब लोकों, 3 लोकों का समाहार। ठीक है, त्रिलोकों की बात करते हैं ना, सुना होगा आपने, स्वर्गलोक, ठीक है, नरक और पाताल लोक। ठीक है, अब अठन्नी, 8 आनों का समूह, 8 आनों का समूह। 8 मतलब 8, अन्नी मतलब आनो। पहले टाइम में ऐसी गिनती होती थी। ठीक है, ऐसे पैसे होते थे। अब लिखा है 2 पहर, 2 से 2 पता है आपको, पहर मतलब पहरों मतलब समय, 2 पहरों का समाहार मतलब 2 समय जब मिलते हैं, सुबह का और
दोपहर, ठीक है, दो समय जब मिलते हैं। पंच तत्व, अब पंच से ही पता लग रहा है हमें कि संख्यावाचक है, लग रहा है ना पता, पंच मतलब पांच, पंच से पूर्व पद से पता लग रहा है कि ये संख्यावाचक है। तो कौन सा समास होगा ये? द्विगु समास। पंच मतलब पांच, तत्व मतलब तत्वों, पांच तत्वों का समूह, ऐसी कोई चीज जिसमें पांच तत्व मिले हों। नवरात्र, नवरात्रि अभी होकर गई है ना, नवरात्र मतलब नव मतलब नौ, रात्र मतलब रात्रियों, नौ रात्रियों का समूह। नवरात्रि इसलिए उसको कहते हैं कि वो 9 दिन और 9 रात मनाए जाते हैं, पूजा की जाती है, इसलिए उसको नवरात्रि बोलते हैं बेटा, 9 रातों का समूह। आगे लिखा है पंजाब, आप सभी पंजाब में रहते हैं। पंजाब, पंज, पंज मतलब पांच, आव मतलब आबों। अब आप बोलोगे यहाँ आव तो है नहीं, आ की मात्रा से बन गया आव, और पंज, पंज मतलब पांच में आ गया, पांच आबों, आबों है नदियों को बोला गया है, पांच नदियों का समूह। मतलब पंजाब में कितनी नदियां बहती हैं? पांच। पंजाब पांच नदियों का समूह है। पंचतंत्र, पंच फिर पांच, फिर संख्या बताई है, तंत्रों का समाहार। त्रिभंगी, तीन भंगिमाओं मतलब तीन मुद्राओं का समाहार, जो तीन मुद्राएं एक साथ करता है। चतुर्भुज, चतुर मतलब चार, भुजाओं का समाहार, चार भुजाएं हैं जिसकी। अष्टाध्यायी, अष्टा मतलब आठ, ध्यायों, अध्यायों का समाहार, आठ अध्याय जिसमें एक साथ है। ये किसके उदाहरण थे बेटा? द्विगु समास के। आपने बस एक याद रखना है, तत्पुरुष समास में क्या आता है? तत्पुरुष समास में विभक्तियों का प्रयोग होता है जब उसका हम समास विग्रह करते हैं, जिसका उत्तर पद मतलब दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। दूसरा मैंने आपको बताया द्वंद्व समास, द्वंद्व समास बहुत इजी है, उसके दोनों ही जो पद हैं वो क्या होते हैं? एक समान होते हैं वो, और विपरीत अर्थ बताते हैं एक दूसरे के। और उसकी सबसे बड़ी पहचान है उसमें बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, और जब उसका विग्रह करते हैं तो और का प्रयोग करते हैं, और अथवा एवं का हम प्रयोग करते हैं। थर्ड है द्विगु समास। द्विगु समास सबसे पहले जो उसका पूरा पद है, द्विगु समास में सबसे पहले उसका पूरा जो पद है वो हमें संख्या बताता है, संख्यावाचक विशेषण बताता है, जिसमें पूरा पद संख्यावाचक विशेषण बताता है वो द्विगु समास है। ओके बेटा, थैंक यू।